मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एकांकिकार भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े का व्याख्या भाग है। उससे पहले भुवनेश्वर की एकांकी कला के संबंध में संक्षेप में कुछ कहा जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी रचनाएं बहुत सशक्त और उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण, मर्मस्पर्शी और कभी कभी चुपती शैली में लिखित रंग निर्देश है। मतलब जो उनकी एकांकी कला है, एकांकी साहित्य है, व्यंजनापूर्ण, व्यंग्यात्मक जिसको कहते हो आप, और मर्म को छूने वाली, बिल्कुल हृदय को छूने वाली, और कभी कभी ऐसी चुभने वाली बातें। जैसे समाज में बहुत से लोग रहते हैं, समाज में क्या कि सामूहिक या संयुक्त परिवार रहते हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तीखी और कड़वी बात कह देते हैं, तो वो क्या बिल्कुल चुभ जाती है, हृदय में चुभ जाती है, एक माइंड में घर कर जाती है कि इस आदमी ने मेरे लिए ऐसे क्यों कह दिया। वही बात भुवनेश्वर प्रसाद ने अपनी एकांकी तांबे के कीड़े के अंतर्गत चुभन भरी शैली में क्या की कई बातें कही है। उसके अतिरिक्त इन रंग संकेतों द्वारा उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूपसज्जा तथा पात्र योजना के साथ ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी किया है। उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो चारित्रिक विशेषता है, उनका उद्घाटन किया है। और पात्र योजना के साथ साथ जो उनके क्या पात्र में उनके क्या उनका भी क्या एक तरह से चरित्र को उजागर किया है। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने जो वातावरण का निर्माण, वातावरण कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, उसका क्या उन्होंने चित्रण किया। इससे उन्होंने अपने मूल मंतव्य नाट्य के प्रभाव को भी स्पष्ट किया। इसके माध्यम से जो वो क्या कहना चाहते हैं, कोई भी रचनाकार, एकांकीकार, नाटककार, निबंधकार, साहित्यकार, कहानीकार, जीवनीकार, आत्मकथाकार, संस्मरणकार, रिपोर्टाज, इंटरव्यूकार वगैरह वगैरह, जो भी एक रचनाकार कुछ लिखेगा तो वो अपने मूल मंतव्य को, अर्थात वो क्या कहना चाहता उसको क्या एक तरह से स्पष्ट करेगा। उनके एकांकियों में संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है कि जो ही एकांकी शुरू होगी तो उसमें एक संघर्ष का बिगुल बजता है। और नेचुरल भी है, स्वाभाविक है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। अपवाद स्वरूप कुछ ही लोग होते हैं जिनको क्या बिना संघर्ष के कुछ मिल जाता है, वरना मैक्सिमम, अधिक से अधिक हर प्राणी को हर एक तरह से क्या जीव मात्र को संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के बिना जीवन में आज तक नहीं मिला और नहीं शायद भविष्य में मिलेगा। संघर्ष अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे भुवनेश्वर जी कहते हैं कि घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ वह तीव्र हो जाता है। संघर्ष है, जो जो घटना घटती है, जो जो घटना बढ़ती है, तो क्या कि जो भी क्या वहां पर घात प्रतिघात वो क्या कि एक तरह से अधिक तीव्र गति से क्या कि बढ़ता नजर आता है। और चरम सीमा पर पहुंचते ही यवनी का पतन होता है। जब क्या कि पहुंचते पहुंचते क्या कि एक तरह से पतन के कगार पर पहुंच जाता है। चरित्र चित्र में उन्होंने एक दो बातों से ही अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। अभिजात वर्ग की कमजोरियों, विकृतियों और पूर्वताओं को उन्होंने एकदम नग्न करने का प्रयास किया है। अभिजात वर्ग की कमजोरी अर्थात ऊंचे वर्ग लोग, अभिजात वर्ग की कमजोरी अर्थात उनमें जो कमी खामी है तो उनको, और क्या कि उनकी विकृतियां और कुरूपताओं को उन्होंने एकदम नग्न कर, अर्थात क्या एक तरह से उन पर क्या कि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट संकेत दिया है। जो बात कहना है वो बिल्कुल दूध और पानी गड्ढमड्ढ हो जाए, उनको क्या क्या अलग अलग करने की बात आती है तो भुवनेश्वर जी ने क्या क्या अपनी एकांकी तांबे कीड़े में दूध को अलग कर दिया और पानी को अलग कर दिया। उसी प्रकार जो समाज में क्या कि विषमता फैलाने वाले हैं उनको क्या कि एक तरह से नग्न अवस्था में करने की पूरी कोशिश की और उनमें क्या चुभन शैली का एक तरह से प्रयोग किया है। आदर्श के कोरे दिखावे के नीचे कितना कलुष और गंदगी व कदाचार है, उसे भी उन्होंने क्या कि बेलाग स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। बेलाग करने का प्रयत्न किया है कि आदर्श के कोर दिखा मात्र क्या कि हम क्या कि मुंह के क्या कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के वाली बात है कि हम आदर्श का तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, समाज में अच्छा आदर्श स्थापित कर देंगे, अच्छे यथार्थ स्थापित कर देंगे, मानव मूल्य नैतिक मूल्यों की स्थापना कर देंगे।
परंतु होता कुछ नहीं है और हम ढिंढोरा पीट कर रह जाते हैं। वही बात भुवनेश्वर जी ने क्या कि अपनी एकांकी में क्या की, जो भी क्या की दिखावा है उसके नीचे जितनी भी गंदगी है, जितनी भी विषमता है, जितनी भी एक तरह से क्या कुलूस या गंदगी भरी हुई है, उसको क्या कि एक तरह से स्पष्ट दूर करने की कोशिश की है और कहा कि इसको दूर आखिरकार करना ही पड़ेगा जी, समाज को सुधारना है। अगला कि समस्याओं को उभार कर उनके कारणों की विवेचना भी की है। समस्याओं को उभारा है और क्या एक तरह से कारणों को क्या कि एक तरह से स्पष्ट किया है, क्या कि यह सोचने को विवश किया है कि इस विकृति का निवारण कैसे हो सकता है और क्या कि कोई भी समस्या है नेचुरल है, ये तो समस्या है, समाधान है, सवाल है, जवाब है, आवश्यकता है, आविष्कार है। वही भुवनेश्वर जी ने किया है कि समस्या है उसको क्या जरूर उठाया जाए परंतु उसका समाधान भी दिया जाए। मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण लिया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद महान इसलिए नहीं है कि उन्होंने 1 दर्जन करीब उपन्यास लिख दिया, करीब 275 कहानियां लिख दिया, निबंध लिख दिया ना, वो इसलिए महान है कि समस्या उठाई है तो उनका समाधान भी उन्होंने क्या पेश किया, उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया, इसलिए वो महान है। आज क्या देश नहीं पूरी दुनिया मुंशी प्रेमचंद को पढ़ती है। आज वर्तमान समय में मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता कितनी है ये आज महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद पुराने हो गए, जबकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि युवा पीढ़ी ये कहते हैं कि नहीं मुंशी प्रेमचंद पुराने नहीं हुए, मुंशी प्रेमचंद आज भी है और आगे भी रहेंगे। कोई इसमें कोई मीन मेक करने की जरूरत नहीं है। अगला, इस विकृति का निवारण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकियों में कलात्मकता का सुंदर समावेश है। जो कला का सुंदर समावेश किया वो क्या कि एक तरह से भुवनेश्वर जी ने अपनी एकांकी में किया है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा समय नहीं लेकर मैं व्याख्या भाग पढ़ाता हूं, फिर उसकी प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष के माध्यम से इस व्याख्या का चित्रण किया जाएगा। देखिए, पहले बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं इन सब आईनों में अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा, आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। अर्थात आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश महान एकांकार भुवनेश्वर द्वारा रचित तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी से अवतरित है। इस विसंगति एकांकी से के अंश में एक रिक्शे वाले की भावना की अभिव्यक्ति की गई है और उसी अभिव्यक्ति को यहाँ वर्णित किया गया। एक रिक्शा चालक होता है, एक रिक्शा चलाता है और उसकी भावना क्या है, वो भावना को क्या कि भुवनेश्वर जी ने इस एकांकी में चित्रित किया। कहा है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी है, अर्थात जो नैतिक और मानवीय मूल्य वो क्या कि समाज में मर चुके हैं, रिक्शा वाले ने स्पष्ट कहा है, परंतु बादल और सूरज का उदाहरण उन्होंने दिया। आइए प्रिय विद्यार्थियों, एकांकीकार भुवनेश्वर के माध्यम से रिक्शा वाला अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी है। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि सूरज बादलों में छिप गया है, सूरज के बादलों में छिप जाने के कारण वातावरण में अंधेरा हो गया है। बादलों में सूरज छिपेगा, अंधेरा होगा, कालीमा छाएगी, अर्थात संकेत ये है कि अंधेरा हो जाने के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा होगा तो चारों तरफ एक रात, अर्थात रात काली रात हो जाएगी, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। और देखिए, अर्थात वर्तमान परिवेश अंधेरे से पूरी तरह ढका हुआ है। कितना व्यंग्यात्मक शैली में भुवनेश्वर जी ने कहा है कि सूरज बादलों की ओट में ढक गया है, अंधेरा होएगा और अंधेरे में क्या कि कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज का जो वातावरण है वो पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ है, अर्थात अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ दिखाई पड़ता है, जिसके कारण किसको भी सदाचार का आभास नहीं हो रहा। कहने का अभिप्राय है कि अंधेरा होने के कारण नैतिक और मानवीय मूल्य मारे गए, सदाचरण, भाईचारा, प्रेम, ये सारे क्या एक तरह से दूषित और विकसित हो गए, कुलसित हो गए हैं। इनका कहीं बोलबाला नहीं है। ये क्या एक तरह से कहीं बैठे बैठे एक तरह से आंसू बहा रहे, वो उसका चित्रण किया है। इसी बीच उस रिक्शा वाले को अपनी स्थिति का आभास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं तो स्वयं रिक्शा वाला हूं जो रिक्शा चलाकर व्यक्तियों के वजन को ढोता हूं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने अलावा दूसरों के वजन को ढोता है। भाव ये कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने विषय में कम और दूसरे के विषय में अधिक सोचता है। रिक्शा वाला कहते हैं कि मैं तो दूसरे का वजन ढोता हूं, परंतु आज भागदौड़ की जिंदगी में, भोगविलास की जिंदगी में, विज्ञान के युग में आज व्यक्ति अपने बारे में कम सोचता है, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है कि फला क्या कर रहा, ढीका क्या कर रहा। अरे इससे नहीं है। भुवनेश्वर जी कहते हैं कि आप खुद को सुधारिए। वर्तमान अच्छा है तो भूत और भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, परंतु वर्तमान ही एक तरह से अच्छा नहीं है तो फिर व्यवस्था खराब होती नजर आती है। आगे चलिए,
कि ये सोचना उसकी दिनचर्या की एक अहम प्रक्रिया बन गई है। इसी सोच के बीच रिक्शे वाले को अपने रिक्शे में आईने दिखाई देने लगते हैं, तो वह सोचने लगता है कि लगे आईने में मैं अपना मुख देख लेता हूँ। कहने का संकेत यह है कि सूर्य का प्रकाश भले ही न हो, लेकिन इन आईनों के माध्यम से मैं अपना मुख देख लेता हूँ। अर्थात आत्मविश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्थिति से तो परिचित हो सकता है। अर्थात कहते हैं कि मैंने आईने लगा लिए, दूसरे का मुख तो क्या, मैं आईने में क्या अपना चेहरा देख लेता हूँ, अर्थात खुद के बारे में क्या चिंता और मनन कर लेता हूँ। दूसरा जा रहा है, दूसरा कर रहा है, हमको इससे कोई लेना नहीं है। हमको तो भुवनेश्वर जी ये कहना चाहते हैं कि खुद के बारे में सोचे तो अपना आप एक लाइफ जीवन एक तंदुरुस्त और जीवन एक अच्छा जीवन हो जाएगा। परंतु व्यवस्था जब दूषित और क्या कुलसित होती नजर आती है तो सारी व्यवस्था धाराशायी रेत के टीलों की भांति क्या फिसलती नजर आती है, ताश के पत्तों की भांति बिगड़ती नजर आती है और व्यवस्था ढूंढ होती नजर आती है। पर क्योंकि मनुष्य जब अपनी आत्मा को खकोलता है तभी उसकी वास्तविकता का ज्ञान होता है। इस दृष्टि में यदि इस प्रकार के ओज विकसित हो जाए, अर्थात व्यक्ति में आत्मविश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो जाए, तो इस धरती पर आईनों का ही शासन होगा और लोग दूसरों की अपेक्षा अपने विषय में अधिक सोचने लगेंगे। तभी उसकी सोच एक दृष्टि से सार्थकता को भी प्रदान करने लगेगी। अर्थात भुवनेश्वर जी कहना चाहते हैं कि आप खुद के बारे में सोचिए, क्या कर रहा है उसके बारे में से खुद के सकारात्मक विचार होंगे तो बात अच्छी है, और दूसरे के बारे में व्यवस्था खराब करोगे, दूसरे के बारे में सोचोगे तो व्यवस्था चौपट होती नजर आएगी। आइए प्रिय विद्यार्थी, विशेष में यह रिक्शा वाले के माध्यम से बेतरतीब कथ्य के द्वारा एक सत्य की ओर संकेत किया गया है। अवतरण की भाषा शैली प्रतीकात्मक होने के साथ सूरज की हत्या, सूरज मर गया है, आईने में मुंह देखना, आईनों का शासन आदि प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग प्रशंसनीय है, जो कथ्य विवेचन में सार्थक एवं समर्थ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।